तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, बाकी जो प्लेयर्स होते हैं उनके पास बस 10 सेकंड ही बचे हुए होते हैं, जहाँ पे वो स्लाइम क्वीन उन पर अटैक कर देती है। अब आगे हम देखते हैं वो जो लाल वाला बंदा होता है उसके सामने जाते हुए कह रहा होता है, तुम कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें आगे जाने से रोकूंगा, तुम स्लाइम कहीं के। इसी के साथ वो उसे रोकने की कोशिश करता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन वो जो स्लाइम क्वीन होती है वो अपने सामने एक बैरियर से क्रिएट कर लेती है। लेकिन वो लड़का हंसते हुए कह रहा होता है, काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुम बच नहीं पाओगे। इसी के साथ वो उस पर अटैक करता है और ऐसे ही 10 सेकंड में खत्म होते हैं। दूसरी तरफ हम उसी सीईओ को देखते हैं जो कि ह्यूंगान से कह रही होती है, तो तुम उस स्लाइम के रेड को रोकने के लिए अथॉरिटी की रिक्वेस्ट मुझसे कर रहे हो। तो ये सुनते हुए ह्यूंगान कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, प्लीज उसे रोक दीजिए। तो सीईओ कह रही होती है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, है ना, ऐसा नहीं किया जा सकता, हम आर्केडिया के गॉड नहीं है, हम बस इसे मैनेज करते हैं और एक सूटेबल काउंटर मेजर के साथ आगे आना और पूरे इंसिडेंट को इरेज ना करना, ये हमारा रोल है। दूसरी तरफ हम उस गेम में देखते हैं जहाँ पे वो लाल वाला बंदा काफी ज्यादा खुश होता है और इस तरह कह रहा होता है, फाइनली ये ओवर हो चुका है। जहाँ पे वो स्लाइम इस स्टोन तक अभी तक नहीं पहुँचा है, तभी वो देखता है कि वो जो स्टोन होता है वो टूटने लगता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। हम देखते हैं वहाँ पे जेयंग आ चुका होता है जो कि उस क्रिस्टल को तोड़ देता है, जहाँ पे उन सभी को बताया जाता है कि विलेज को प्रोटेक्ट करने वाला गार्डियन स्टोन डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये देखते हुए वो आदमी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी जेयंग कह रहा होता है, उप्स, ये मेरे हाथों से गलती से टूट गया है। जो सुनते ही वो लाल वाला आदमी कहता है, तुम कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी जेयंग उसे मार डालता है, लेकिन उसे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं मिलती है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, भले मैंने उसे मार डाला लेकिन मुझे अभी तक कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं मिली है। क्या वो कोई बेगिनर नहीं था? वेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी जो सारे बेगिनर्स होते हैं वो वहाँ से भाग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, लानत है, मैं यकीन नहीं कर सकता कि गार्डियन स्टोन डिस्ट्रॉय हो चुका है, आखिर वो स्लाइम इस प्लाजा में कैसे आया। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, रुको एक मिनट, वो बंदा वो तो कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि वो तो एक यूजर है। दूसरा बंदा कह रहा था, लेकिन आखिर ये कौन होगा और ये कमीना क्या चाहता है। इसी के साथ वो सभी उससे कह रहे होते हैं, हे क्या तुम पागल हो, आखिर तुम क्या सोच रहे हो और ये तुम क्या कर रहे हो, लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम ट्रोल कहीं के, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ वो सभी उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं, हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम इस गेम में जिंदा है तब तक हम तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये सुनते हुए जेयंग मुस्कुराने लगता है और कहता है, क्या सच में तुम लोग ऐसा कर पाओगे क्या? हालांकि अभी ये करने का टाइम नहीं है। तभी उन सभी बेगिनर्स के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि उनका जो क्विस्ट है वो फेल हो चुका है और इसी वजह से बेगिनर विलेज परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसी के साथ वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है जहाँ पे वो स्लाइम क्वीन एक्सप्लोड हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्लाइम के टुकड़े पूरे सिटी में फैल जाते हैं। ये देखते हुए वो सारे के सारे बेगिनर्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है, क्या हम मरने वाले हैं? तभी उनके सामने अचानक से एक रोशनी चमकती है जहाँ पे उनके सामने कई सारे बड़े बड़े स्लाइम्स आ जाते हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि आर्केडिया कॉन्टिनेंट में स्लाइम्स ने इंसानों के खिलाफ लड़ाई जीत लिया है और इंसानों की ओल्ड टेरिटरी में अब वो फिर से पनप रहे हैं और उनका रूलर उन्हें लीड करेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से वो स्लाइम क्वीन अपीयर होती है और अपने सिंहासन में बैठ जाती है। उसे देखते हुए जेयंग कह रहा होता है, वाह, वो तो बहुत ही ज्यादा कूल लग रही है। इसी के साथ ये जो वेगनर विलेज होता है वो धीरे धीरे स्लाइम्स की टेरिटरी में चेंज होने लगता है, जहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। और तभी उन सभी के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होता है जहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि वो लोग हंटिंग एरिया में आ चुके हैं जो कि 80 लेवल की है, तो इसलिए केयरफुल रहना। ये देखते हुए वो सभी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये एरिया 80 लेवल का है, आखिर ये क्या बकवास है। तभी अचानक से उनके पीछे वो सारे के सारे स्लाइम आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जेयंग कह रहा होता है, इसे देख के तो काफी अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ वो सारे के सारे स्लाइम इंसानों को मारने लगते हैं। फिर हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ जेयंग बाहर निकल गया होता है और वो सोया हुआ होता है। तभी न्यूज में बताया जाता है कि आर्केडिया पहले वर्चुअल रियलिटी गेम के रूप में काफी ज्यादा फेमस हो रहा है और गेम में होने वाले इंसिडेंट की वजह से यूजर्स को काफी ज्यादा शिकायतें भी मिल रही है और हाल ही में बेगिनर विलेज तबाह हो चुका है। तभी जेयंग नींद से उठता है जहाँ पे वो देखता है कि न्यूज में ये बताया जा रहा होता है कि चूंकि यूजर्स इस क्विज में फेल हो चुके हैं तो एक मौजूद विलेज हटा दिया गया है और उसे डेंजन में बदल दिया गया है। और ये मेरे जैसे किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी है जो कि 5 साल से गेमिंग रिपोर्ट और 20 साल से ज्यादा समय से गेमर थी। ये देखते हुए वो थोड़ा सा परेशान होता है, जहाँ पे अपने फोन में काफी सारे कमेंट को देखता है और सभी लोग वही बेगिनर विलेज की मांग कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा गुस्सा भी होते हैं। ये सब देखते हुए वो कह रहा होता है, सब कुछ तो काफी ज्यादा मैसी लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा लो प्रोफाइल रखने की जरूरत है और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मेरी वजह से अपना सब कुछ खो दिया है। हालांकि मैं बस वही कर रहा था जो कि गेम मुझसे करवाना चाहता है, मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा, लेकिन आखिर वो मुझसे क्या करवाना चाहते हैं ये सब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। वो वार्ड ऑफ एनर्जी
वो डीमन किंग जैसे दिखने वाला सैटर्न, इसी के साथ वो पर्सन जो कि कुछ कह रहा था, मुझे बिल्कुल भी समझ भी नहीं आया। हालांकि इसकी कौन परवाह करता है, अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो कंपनी शायद मुझ पर या फिर कुछ और रेस्ट्रिक्शन लगा देगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और सबसे पहले मुझे अभी अपने पढ़ाई में फोकस करने की जरूरत है। इसी के साथ वो सायोमिन यूनिवर्सिटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में न्यू स्टूडेंट ओरिएंटेशन के लिए जाता है। यहाँ पे जाते हुए एक सीट में बैठ जाता है और मनियन कह रहा होता है, सायोमिन यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग ये कोई शानदार यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन मैं कैंपस लाइफ में उस जैसी चीजों का इंतजार करूंगा। तभी वो अपने पास एक बंदे को देखता है जो कि एक वीडियो देख रहा होता है। ये देखते ही वो कह रहा होता है, रुको 1 मिनट, क्या ये मैं हूँ और आखिर इसे कब रिकॉर्ड किया गया है। तभी वो उसके व्यूज को देखता है जिसमें 2 मिलियन व्यूज होती है। ये देखते हुए वो और भी ज्यादा हैरान होता है। वो कह रहा होता है, आखिर लोग इसे क्यों देख रहे हैं। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे कितनी ज्यादा मनी जनरेट हो रही है। और वो बड़े गौर से उसे देख रहा होता है, जो कि देखते हुए वो जो लड़का होता है वो उससे कहता है, क्या तुम इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तो जे यंग कह रहा होता है, पर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं जाने अनजाने में आ गया, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। इसी के साथ वो मनीवन कहता है, मैं इस वीडियो को कैसे ना देख सकता हूँ जिसमें मैं हूँ। तभी वो बंदा उससे कह रहा होता है, मैं लिम जंग यून हूँ, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और ये किस्मत है कि हम एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो चलो अपने बारे में बताओ। तो ये सुनते हुए वो काफी घबरा जाता है और उससे कहता है, बिल्कुल तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा, मैं क्वांग जेयंग हूँ। यून उससे कह रहा होता है, ये आर्केडिया गेम की एक क्लिप है, क्या तुमने इस गेम के बारे में कभी सुना है। और हाँ, लेकिन अब इस गेम में काफी चीजें खराब चल रही है। जहाँ पे इसमें एक बिगिनर विलेज था, लेकिन वहाँ पर मौजूद स्लाइम अचानक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और उस विलेज को राख में बदल दिया। ये सुनते हुए जेयंग कह रहा होता है, अच्छा तो ऐसा है। और वो मनीवन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि उसे मुझ में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, वो तो बस आर्केडिया के बारे में बात करना चाहता है। तभी जेग्यून कह रहा होता है, तो बताओ क्या तुम उस बिगिनर किलर के बारे में जानते हो। ये सुनते हुए जेयंग काफी ज्यादा हैरान होता है। वो मनीवन कहते हैं, क्या द बिगिनर किलर, वो ये ऐसे कैसे बोल रहा है, क्या उसको पता है कि मैं कौन हूँ। दूसरी तरफ हम उसी सीईओ ली मायोन को देखते हैं, जो कि ये न्यूज़ देखते हुए कह रही होती है, अच्छा तो ये बिगिनर विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब से ये चीजें और भी ज्यादा बिजी होने वाली है। इस आर्केडिया के कैरेक्टराइजिस्टिक के वजह से हमें पहले से इस गेम में स्पेशल सिचुएशन बनने की आशा थी, लेकिन ये सोचना कि ये इस हद तक चले जाएगा ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। और आखिर में इसके रिजल्ट के तौर पे बहुत सारे लोग आर्केडिया गेम खेलने लगे हैं, इसलिए हम इसे सिर्फ एक अच्छे सबक के रूप में ले सकते हैं। और हाँ, मैंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कुआन को पहले इस तरह कभी घबराया हुआ नहीं देखा, ये बस एक यूजर के जरिए किया गया है। मैं देखना चाहती हूँ आखिर वो यूजर कैसे दिखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेयंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो मनीवन कहता है, क्या ये बंदा जानता है कि मैं कौन हूँ। तभी लिन उससे कह रहा होता है, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इतना चुप क्यों हो गए, क्या तुम कुछ भी नहीं जानते। खैर ये ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, तुम सचमुच काफी ज्यादा लकी हो। तो उसकी बात सुनते हुए जेयंग मनीवन कहता है, क्या ऐसा है, क्या वह सब कुछ जानने वाले की तरह बिहेव करना चाहता है, जस्ट लाइक आइजन। खैर मुझे लगता है कि ये कुछ भी नहीं जानता। तभी लिन उसे वो यूट्यूब वीडियो दिखाते हुए कह रहा होता है, ये देखो हाल ही में बिगिनर्स किलर ने क्या क्या किया है। उनका कहना यह है कि बिगिनर किलर और उस बिगिनर विलेज रेड का कुछ रिश्ता होगा। ये सचमुच एक हाई लेवल की इन्फॉर्मेशन है और ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो ये सुनते हुए जेयंग घबराते हुए कह रहा होता है, अच्छा लेकिन एक अकेला यूजर ऐसा कैसे कर सकता है। इसी के साथ वो मनीवन कहता है, वो जितना दिखता है उससे कई ज्यादा तेज है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी करता हूँ तो चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मैं इसे ये जानने के लिए नहीं दे सकता कि मैं ही बिगिनर किलर हूँ। दूसरी तरफ लिन घबराते हुए मनीवन कह रहा होता है, आखिर क्या गलत है, ये ऐसा एक्सप्रेशन क्यों बना रहा है, क्या मैंने कुछ ज्यादा बात कर दी। तभी वहाँ पर टीचर आते हुए कह रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि हर कोई यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, तो तुम सभी से मिलकर अच्छा लगा। मैं प्रोफेसर किम तायुन हूँ और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को चार्ज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे और तुम्हारे सीनियर से कुछ बात करना चाहता हूँ, जो कि पहले ही बहुत ही ज्यादा हार्ड स्टडी कर रहे थे। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, वर्चुअल रियलिटी के नाम से फेमस इस टेक्निक के बारे में जरूर तुम लोगों ने कहीं ना कहीं से सुना ही होगा। उसकी वजह से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की दुनिया में एक बड़ा रेवोल्यूशन आया है और वो वीआर गेम है आर्केडिया। तो जिन लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया है उन्हें दुनिया पता होगी कि वो दुनिया कैसी थी। तो सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ दुनिया की बराबरी नहीं की जा सकती। यही वजह है कि अनगिनत डिस्कशन के बाद फैकल्टी और यूनिवर्सिटी इन दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि प्रेजेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की क्यूरिकुलम अब इस बदलते हुए एरा में ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। तो उसकी बातें सुनते हुए जेयंग मनीवन कहता है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है क्योंकि सभी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुकी है और रिटायर हो चुकी है, जो कि नए कल्चर में वर्चुअल रियलिटी बन चुका है। तभी तायुन कह रहा होता है, तो स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एजुकेशन ऑफ मिनिस्टर्स इनके लंबी डिस्कशन के बाद हमने ये डिसीजन लिया है कि इस साल से कंप्यूटर इंजीनियरिंग का नाम बदला जाएगा और इसे वर्चुअल रियलिटी इंजीनियरिंग नाम दे दिया जाएगा। मैं जानता हूँ कि ये चेंज यहाँ हर किसी को
को शॉक कर देने वाला है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड की ग्रेट रेवोल्यूशन को समझ नहीं पाते तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा दुख की बात होगी। और फिर कुछ समय बाद लंच टाइम हो चुका होता है, जहाँ पे सभी लोग खाना खाने के लिए आए हुए होते हैं। वहाँ पे लिन कह रहा होता है, वाह ये कितनी हैरान कर देने वाली बात है ना, कि इसका नाम चेंज कर दिया जा रहा है। तो उसे देखते हुए जेयंग मनीवन कह रहा होता है, आखिर मैं इसके साथ खाना क्यों खा रहा हूँ। तभी लिन उससे कहता है, और हाँ इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि प्रोफेसर ने ओरिएंटेशन के बीच आर्केडिया को लाया। ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है ना। तो उसकी बात सुनते हुए जेयंग पकड़ा होता है। तभी लिन उससे कहता है, वैसे क्या तुम आर्केडिया नहीं खेलते हो। तो जेयंग कह रहा होता है, हाँ मैं इसे खेलना चाहता हूँ, लेकिन कैप्सूल की कीमत बहुत ही ज्यादा है और मैंने इसे अभी तक नहीं आजमाया है। इसी के साथ मैं गेम खेलने में अच्छा भी नहीं हूँ। इसी के साथ वो मयून कह रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे इसके सामने नहीं आना है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताना है। चलो जल्दी से इस टॉपिक को नेचुरली चेंज करते हैं। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, वैसे तुम आर्केडिया में काफी अच्छे प्लेयर हो, है ना। तो लिन कहता है, हाँ बिल्कुल, हो सकता है कि मैं ऐसा ना दिखूं, लेकिन मैं काफी अच्छे लेवल पे हूँ, मेरी लेवल काफी ज्यादा हाई भी है। तो ये सुनते हुए वो मनीमन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि टॉपिक चेंज हो रहा है, ये काफी अच्छा है, मैं तो डर गया था। तभी लिन उससे कह रहा होता है, तो बताओ तुम कब खेलना शुरू करोगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे भी आजकल गेम खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि नए प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं। जेयंग उसे कहता है, ठीक है, जब मैं इसे खरीदूंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसी के साथ वो मनीमन कहता है, वाह ये तो कितना ज्यादा काइंड पर्सन है, ये कितना अजीब है। और फिर कुछ बाद वो फिर से उसे गेम में चले जाता है, जहाँ पे डीमन किंग सैटर्न उसे कह रहा होता है, आखिर तुम इतनी देर कहाँ पे थे, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे इंतजार करवा रहे हो। तो जेयंग उसे कह रहा होता है, स्लाइम रेड की वजह से मुझे कुछ दिनों तक नींद नहीं आई है, इसीलिए अंदर आने से पहले मैंने थोड़ा आराम किया। तो वो सैटर्न कहता है, सीरियसली तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो, यही वजह है कि मुझे इंसानों के साथ कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उसे देखते हुए जेयंग मनीवन कहता है, ऐसा लगता है कि वो सचमुच काफी ज्यादा बोर हो गया है। तभी अचानक उसकी तरफ कोई आता है और तभी हम देखते हैं कि वो स्लाइम क्वीन आते हुए उसे गले लगा लेती है और तभी बाकी सारे स्लाइम भी उसकी तरफ आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, जिससे कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता है और वो कहता है, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा। तभी हम सैटर्न को देखते हैं, जो कि एक स्लाइम के नीचे दब गया होता है और कहता है, ये कमीना, तुम झली के मेरे ऊपर से हटाओ, तुम काफी ज्यादा अजीब और चिपचिपे हो। ये देखते हुए जेयंग उसे बाहर निकाल लेता है। तभी वो स्लाइम क्वीन जेयंग के सामने झुक जाती है। इसी के साथ बाकी सभी स्लाइम उसके सामने झुक जाते हैं, जहाँ पे वो सभी उसे थैंक यू कहते हैं। तभी जेयंग के सामने वो सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि वो स्लाइम रेस का सेवियर बन चुका है, जो कि देखते हुए वो उस स्लाइम क्वीन से कह रही होती, नहीं नहीं मैं उतना भी ज्यादा खास नहीं हूँ। तभी इसका टाइटल स्लाइम फ्रेंड्स से चेंज होके स्लाइम्स की सेवियर हो जाता है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पे उसे स्लाइम की क्राउन मिलती है। इसी के साथ उसकी प्लॉसिबिलिटी इंक्रीज होके 2413 हो जाती है। इसी के साथ उसे काफी सारे रिवॉर्ड भी मिलते हैं, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, तक इस गेम को प्ले करते हुए मुझे बिगिनर किलर और स्लाइम सेवियर का खिताब मिला है, तो बेहतर यही होगा कि मैं ऐसे कभी भी किसी को भी ना दिखाऊं। तभी उस सैटर्न से कह रहा होता है, मास्टर तो बताओ इस एरिया को छोड़ने के बारे में क्या ख्याल है, मुझे लगता है कि अगर मैं कोई और गंदा सिनेरियो देखूंगा तो मुझे उल्टी आ सकती है। ये सुनते हुए जेयंग कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। और इसके साथ वो स्लाइम क्वीन को बाय कहते हुए वहाँ से निकल पड़ता है और कहता है, तो ठीक है चलो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में चलते हैं। इसी के साथ हमें एक नई सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है पिछले स्लाइम रेड की वजह से बिगिनर विलेज पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, लेकिन यूजर्स काफी ज्यादा तेज थे और अपने रिप्लेसमेंट के लिए उन लोगों ने बहुत ही जल्दी दूसरा गांव ढूंढना शुरू कर दिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक बंदे ने एक सिटी का पोस्ट डाला हुआ होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि एक मेखल बैरोनी है, जो कि बिगिनर विलेज से लगभग 10 किलोमीटर नॉर्थ की ओर है। और मैं इस जगह की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस एरिया के आसपास मॉन्स्टर बहुत ज्यादा नहीं है और एनपीसीज के जरिए बेचे जाने वाली चीजें भी काफी ज्यादा अच्छी है। ये देखते बाकी सभी लोग उस पर कमेंट कर रहे होते हैं। इसी के साथ ये अफवाह एकदम आगे की तरफ फैल जाती है और सारे के सारे यूजर्स मिखेल बैरोनी की तरफ जाने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जेयंग उसी मिखेल बैरोनी में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो उसी गेट से एंटर कर रहा होता है। तभी एक गार्ड उससे कह रहा होता है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तो सुनते हुए वो कह रहा होता है, मेरा नाम डेक्स है। तो आदमी उससे कह रहा होता है, डेक्स क्या तुम भी बिगिनर विलेज से आए हो। ये सुनते हुए डेक्स कह रहा होता है, हाँ लगभग ऐसा ही लगता है। तो आदमी कहता है, आखिर वहाँ पे क्या हुआ, मैंने सुना है कि वहाँ पे एक बुरी घटना हुई थी, जैसे कि स्लाइम्स काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। जो कि सुनते हुए जेयंग मनीमन कहता है, क्या ये अफवाह एनपीसीज के बीच भी फैल गई है, मुझे सावधान रहना होगा। इसी के साथ वो कह रहा होता है, वेल अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें जरूर पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या हुआ है। वो जगह अब नॉर्मल नहीं है और इसी के साथ वहाँ के जो स्लाइम्स है वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पावरफुल है। एडिलन अब एक मॉन्स्टर हैबिटेट में चेंज हो चुका है। वहाँ की मिनिमम एरिया लगभग लेवल 85 के आसपास है। ये सुनते हुए वो एनपीसी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं कि क्या 85 लेवल, क्या ये पॉसिबल है। मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ के लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं और तुम भी यहाँ पे क्यों आए हो। तो थोड़ी देर के
लिए इंतजार करो, मैं तुम्हारी एंट्री परमिट के लिए प्रिपरेशन करता हूँ। ये सुनते हुए जेयंग उसे थैंक यू कहता है। दूसरी तरफ वो जो सैटर्न होता है वो अजीब सा मुंह बना रहा होता है और किसी दूसरी ओर देख रहा होता है। ये देखते हुए जेयंग उससे कहता है आखिर तुम क्या ढूंढ रहे हो। जो कि सुनते हुए सैटर्न कह रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे ये जगह जाने पहचाने से लगती है। तो जेयंग कहता है टैन क्या तुम इस जगह में आए हो। तो वो उससे कह रहा होता है नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। और हाँ, आखिर तुम मुझे टैन क्यों बुला रहे हो, मेरा नाम डीमन किंग सैटर्न है, क्या तुम समझ चुके हो। तो जेयंग कह रहा होता है मैं तुम्हें टैन कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा नाम बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इससे लोग अट्रैक्ट होंगे, तो इसलिए मैं तुम्हें टैन कहता हूँ। ये सुनते हुए वो कह रहा होता है अच्छा तो ऐसी बात है, लगता है तुम काफी ज्यादा समझदार हो। वैसे मास्टर तुम उस बारे में क्या इरादा रखते हो। तो जेयंग कहता है क्या, किस बारे में। ये सुनते हुए सैटर्न चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे वही पावर जिसे तुम पॉसिबिलिटी कहते हो। ऐसा लगता है कि जैसे जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब के कंपैरिजन में ये तुम्हारे पास बहुत ज्यादा हो चुका है। तो जेयंग कह रहा होता है हाँ शायद ऐसा हुआ है। इसी के साथ वो अपनी पॉसिबिलिटी को देखता है जहाँ पे उसके पास 33,000 पॉसिबिलिटी होती है। ये देखते हुए सैटर्न काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो उससे कहता है अच्छा मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना ज्यादा इकट्ठा कर लोगे। अगर तुम उस पॉइंट को भी जोड़ दो जिनका तुम पहले से यूज कर चुके हो तो तुम्हारे पास अब तक 40,000 पॉसिबिलिटीज होती है, यानी कि तुमने लगभग 40,000 लोगों को मार डाला है। तुम कितने ज्यादा क्रूअल हो, लेकिन आखिर तुम इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुमने इसके बारे में सोचा नहीं। और अगर तुम इसे मुझे दे देते हो तो तभी जेयंग कहता है नहीं मैं ये नहीं चाहता। ये सुनते हुए सैटर्न काफी ज्यादा हैरान होता है, उससे कहता है कि क्या, लेकिन क्यों, तुम किसी भी तरह से मेरे बिना इसका यूज नहीं कर सकते हो और अगर तुम मुझे वो सब कुछ दे देते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ सच में ला के दूंगा। तुम बस कहो, तुम जो बोलोगे मैं वो ला के दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुम सब कुछ इक्विप कर लेते हो तो तुम आसानी से इस कॉन्टिनेंट पर अपना राज फैला सकते हो। और ये सिर्फ इतना नहीं है, अगर तुम सिर्फ एक ही चीज बेचते हो तो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ भर पैसे के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। ये सुनते हुए जेयंग कहता है फ्यूचर में जब मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, बस तब तक वेट करो। इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है टैन के सजेशन ने मेरी इंटरेस्ट को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि उसने जो मुझे पहले आइटम दिखाया था वो लगभग 150 लेवल का अनोखा आइटम था। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ टैन और इस पॉसिबिलिटी के नाम से जाने वाले सिस्टम पर इतना ज्यादा भरोसा करना ये अच्छा आइडिया रहेगा। टैन मुझे जो भी आइटम देने की कोशिश कर रहा है उससे कई ज्यादा इस पॉसिबिलिटी की वैल्यू होगी, तो मुझे और भी ज्यादा सावधान रहना होगा और तब तक मुझे पॉसिबिलिटीज का यूज करते समय सावधान रहने की जरूरत है। और मोर इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसा करना थोड़ा सा बोरिंग होगा। इसी के साथ वो सी सिटी में एंटर करता है जहाँ पे सब कुछ काफी ज्यादा चीप होता है और वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। तो अभी सैटर्न कह रहा होता है तो फिर बताओ हम कहाँ पे जा रहे हैं। जेयंग कहता है हम एक बार इस विलेज का चक्कर लगाएंगे और देखेंगे कि आखिर हमारे लिए क्या अवेलेबल है और अगर कोई डिसेंट क्विस्ट मिलती है तो इसे ले लो। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो कह रहा होता है मुझे लगता है कि चीजें अच्छी नहीं है। हम देखते हैं वहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है टेरिटरी के लॉर्ड ने हमें ओट्स के आउटपुट को बढ़ाने का ऑर्डर दिया है, ये सचमुच बहुत ही ज्यादा बुरा है, हमें इससे ज्यादा कैसे मिलेंगे, हम पहले से ही कम सो रहे हैं और कम आराम कर रहे हैं। तो ये सुनते हुए दूसरा बंदा कहता है हाँ मुझे भी ये पता है, मुझे चिंता ये है कि जो हमें टाइम दी गई है अगर हम उसके अंदर आउटपुट नहीं बढ़ाते हैं तो हमें सीरियसली पनिश किया जाएगा। उसकी बात सुनते हुए वो मन कहता है टेरिटरी लॉर्ड। इसी के साथ जेयंग हंस रहा होता है और कहता है लगता है कुछ होने वाला है, मजा आने वाला है। देखते सैटर्न हैरान होता है। जेयंग कहता है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। दूसरी तरफ सैटर्न उसे देखते हुए मन कहता है आखिर ये कमीना फिर क्या करने वाला है, ये तो मुझसे भी ज्यादा कमीना निकला। तभी जेयंग उन दोनों के पास आता है और कहता है मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकता हूँ। तो ये सुनते हुए वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ पे वो दोनों कह रहे होते हैं क्या तुम हमारी मदद करोगे। तभी जेयंग को एक क्वेस्ट मिल जाती है। यहाँ पे उसे बताया जाता है कि उन माइनर्स के लिए आयरन ओर्स को ऑब्टेन करो जिन आयरन ओर्स के आउटपुट को बढ़ाने के लिए बैरोन मिखेल का ऑर्डर है। ये देखते हुए जेयंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पे वो सैटर्न कह रहा होता है एक पैथेटिक क्विस्ट, आखिर ये क्या है। ओए मास्टर चलो अपने रास्ते में चलते हैं, ये एक दोहराए जाने वाली क्विस्ट है जिसे कोई भी कर सकता है। तभी जेयंग कह रहा होता है मैं जानना चाहता हूँ आखिर ये केस सचमुच क्या है। तो चलो चारों ओर एक अच्छी नजर डालते हैं टैन। और वो आगे बढ़ते हुए देखता है कि वहाँ पे काफी सारे लोग अपने अपने आइटम्स वेपन्स को बेच रहे होते हैं। जो कि देखते हुए सैटर्न कहता है आखिर यहाँ पे देखने के लिए क्या है, ये सभी तो सिर्फ नॉर्मल ब्लैक स्मिथ है। तो जेयंग कह रहा होता है वेल मुझे लगता है कि ये बस ऐसा लग सकता है, इनमें से ज्यादातर एनपीसी नहीं बल्कि यूजर्स है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आने वाले यूजर्स की डिमांड के कारण ब्लैक स्मिथ की मांग बढ़ गई है। लेकिन बहुत से लोग आयरन ओर को इकट्ठा करने वाले क्विस्ट को रिजेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि जैसे कि तुमने कहा था ये बस एक रिपीटेबल क्विस्ट है, इनकी डिमांड में इंक्रीज हुई है लेकिन सप्लाई बिल्कुल वही है। तो तुम बताओ कि क्या होगा। सुनते हुए सैटर्न कहता है मुझे नहीं पता। तभी जेयंग कह रहा होता है वेल जब तक कि तुम्हें ये पता नहीं चल जाएगा तब तक तुम्हें ये नतीजे पसंद नहीं आएंगे। बात करने के लिए क्या हमें पैसा कमाना शुरू कर
देना चाहिए। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है। सीन चेंज होता है, हमें बैरन मिखेल के टेरिटरी लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी चिंता कर रही होती है। इसी के साथ वो मनी मन कह रही होती है पिछले महीने आयरन और सिर्फ 10 ब्रॉन्ज के थे, लेकिन अब वो 15 ब्रॉन्ज के हो चुके हैं। इसकी प्राइस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और इस रेट पे विलेज के ब्लैक स्मिथ के पास काफी ज्यादा मार्जिन नहीं होगा। और अगर ऐसे ही होता है तो सिर्फ लो लेवल की आइटम्स जो कि ट्रेनिंग के पर्पस के लिए बनाई गई है वो बाजार में बेची जाएगी और आखिर में हमारे टेरिटरी में जो आइटम प्रोड्यूस्ड होती है उसकी क्वालिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और अगर ऐसे चलता रहा तो चीजें सचमुच काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। मुझे इसके बारे में जरूर कुछ करना ही होगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें माउंटेन फियान माइन एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम जेएम को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है जो कि हम इतनी दूर है इसलिए यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं होंगे, तो क्या हमें स्टार्ट कर देना चाहिए? मैं तुम पर भरोसा करूंगा टैन। तो सैटर्न कहता है क्या ये सचमुच ठीक रहेगा? तुम इस तरीके के बेकार सी चीजों का यूज करके आकर क्या करना चाहते हो? तो जेएम कहता है बात करना बंद करो और आगे बढ़ो। तो सैटर्न काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ वो 8000 पॉसिबिलिटी का यूज करते हुए डेन डिस्ट्रॉयर ड्रिल को बाहर निकलता है जो कि देखते हुए जेयंग कहता है ये तो ऑसम है, तो चलो पैसा कमाना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हम मिखेल में देखते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग वेपन्स को बेच रहे होते हैं, जहाँ पे हम एक लेडी को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कह रही होती है मैं माइनर्स की क्विस्ट सस्ते में पूरी करने के लिए 20 आयरन ओर्स खरीदने की सोच रही हूँ। तभी एक आदमी उसके पास आते हुए कह रहा होता है ओ मिस, ये माइनर क्विस्ट एक रिपीटेबल क्विस्ट है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए वो हंस रहा होता और कहता है ऐसा मत करो, इससे तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। तो ये सुनते हुए वो लेडी उदास हो जाती है, जहाँ पे वो कह रही होती है अच्छा ऐसा है, मैंने सोचा था कि मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। और उन दोनों का ऐसे बात करते हुए दो लोग देख रहे होते हैं, जिसमें से एक ब्लैक स्मिथ आइडन और दूसरा ब्लैक स्मिथ काशिम होता है। जहाँ पे आइडन कह रहा होता है धिक्कार है ये एडवेंचरर्स, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने इतनी लो ग्रेड की ITE बनाने के लिए सारा कीमती लोहा खरीद लिया। तो काशिम कह रहा होता है एकदम सही, वो सभी लोग कहीं से आए हैं और यहाँ पे आर्टिसंस और मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है दुनिया अंत की ओर बढ़ रही है। एडन कह रहा होता वेल मुझे यकीन है कि ब्रेनोस जल्द ही उनके बारे में कुछ करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो बैरोनी जल्द ही तबाह हो जाएगा। इसी के साथ हमें बताया जाता है आर्केडिया की इकोनॉमी रियलिटी से सचमुच बहुत ही ज्यादा अलग है। यहाँ प्रोड्यूसिंग और कंजप्शन, सप्लाई और डिमांड और डिस्ट्रीब्यूशन है। डिफरेंट एरिया के जरिए प्रोड्यूस्ड रिसोर्स और स्पेशलिटीज अलग अलग है। रिसोर्स की डिमांड नेचुरली अलग और सीजन में अलग होती है। और अभी इकोनॉमी में सबसे पॉपुलर सप्लाई आयरन ओर्स है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आयरन ओर्स को पाना ये तो काफी ज्यादा हार्ड है। तो उसकी बात सुनते हुए वो दूसरी लेडी कह रही होती है मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से लोगों ने अपना काम ब्लैक स्मिथ के रूप में चुन लिया है और इसी वजह से आयरन ओर्स को पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो वो बंदा कहता है क्या मुझे ब्लैक स्मिथ बनना नहीं चुनना चाहिए था? इन दिनों आयरन ओर्स बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। इसी के साथ में बताया जाता है आयरन ओर्स में बहुत ही ज्यादा कमी होती जा रही है। इसे 10 ब्रॉन्ज में बेचा जाता था, लेकिन अब इसकी कीमत 17 ब्रॉन्ज तक बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि अगर कोई कुछ बनाने के लिए आयरन ओर्स को गलाता है तो भी वो मुश्किल से फायदा कमा रहा है या फिर बस नुकसान कर रहा है। यूजर ने ज्यादा से ज्यादा शिकायत करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि कह रही होती है मैं जानती हूँ ये गेम बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक माना जाता है, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक नहीं लग रहा? तो वो दूसरा बंदा कहता है अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं एक वॉरियर बनता। तभी वहाँ पे एक लड़का आते हुए कह रहा होता है क्या तुम खुद आयरन ओर्स को माइन नहीं कर सकते? जो कि सुनते हुए वो दोनों एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहा होता है क्या तुमने ऐसे खुद ट्राई किया? आइस और सिटी के बीच ट्रेवल करने में ही लगभग 2 घंटे लग जाते हैं और माइन करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत भी आती है। तो सीधे तौर पे कहो कि बेहतर यही होगा कि तुम किसी और को माइन करने के लिए दो। क्या तुम समझ चुके हो? तो वो लड़का कहता है ठीक है हाँ मैं ये देख सकता हूँ। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये बिल्कुल सही है। अगर हम प्रॉफिट के टर्म से देखें तो पर्सनली माइनिंग करना ये उतना लायक नहीं है, लेकिन क्या हो अगर हमारे बीच ऐसी प्रॉब्लम ना आए। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम जेएम को देखते हैं जो कि उसे ड्रिल मशीन से तो वहाँ पे माइनिंग कर रहा होता है और काफी सारे क्रिस्टल्स और उसको बाहर निकाल रहा होता है। यहाँ पे उसे बहुत सारे आयरन और सिल्वर ओर मिलती है, जहाँ पे उसे हिडन ओर भी मिलता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है वाह ये काफी अच्छा है, क्या आज के लिए मुझे यहीं पर ही रुक जाना चाहिए? इसी के साथ वो अपनी इन्वेंटरी में देखता है जहाँ पे उसके पास काफी सारे आइटम्स हो जाते हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है इतनी सी चीज के साथ मुझे लगता है कि ये प्रोबेबली काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तभी सैटर्न वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है ओए मास्टर क्या ये हो गया? मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था। सुनते हुए वो कह रहा होता है टैन आगे तुम कहाँ पे थे? तो सैटर्न कहता है मैंने इस बारे में सोचा और मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ उस ड्रिल से सेटिस्फाइड होंगे। ये सुनते हुए जेंग मनियन कहता है आखिर ये करना क्या चाहता है? तभी सैटर्न अपनी मैजिक का यूज करते हुए कह रहा होता है थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद मुझे एक ऐसी आइटम मिली है जो कि तुम्हारे
बचे हुए पॉसिबिलिटीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो बताओ तुम क्या सोचते हो। और इसी के साथ वो एक आइटम बाहर निकालता है, टीयर्स ऑफ डार्कनेस, जो कि देखते हुए जेयंग कह रहा होता है, अरे मैंने तुमसे कहा था ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। इसी के साथ इसे इक्विप करने के लिए मुझे 220 लेवल की जरूरत है और मेरे पास अभी कोई लेवल सिस्टम ही नहीं है, और अगर मैं इसे खरीदूं तो मैं इसे पहन भी नहीं सकता। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और अगर मैं इसे पहनूं तो ये गेम बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता। तो ये सुनते हुए सैटर्न हैरान हो जाता है और वो उससे कह रहा होता है, लेकिन मेरी बात तो सुनो। तो जेयंग कहता है, और अगर मैं ऐसा कोई भी सामान बेचने की कोशिश करूँ तो लोगों को शायद पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, और अगर मैं ऐसे बेच भी दूं और इस गेम को छोड़ दूं तो ये काम करेगा, लेकिन क्या ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को बेचने जैसा नहीं है, इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। उसकी बातें सुनते हुए सैटर्न काफी ज्यादा हैरान होता है। उसे उसकी बातें चुभ रही होती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, हाँ मैं समझ गया हूँ, तो चलो पहले से बंद कर देते हैं। जेयंग उससे कह रहा होता है, वैसे तुम कहाँ पे थे टैन, तुम काफी समय से गायब थे। तो ये सुनते हुए टैन उससे कह रहा होता है, नहीं ये कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब ये मुझे मिल जाएगा। ये कहते हुए जोर से हंस रहा होता है। तो उसका नाटक देखते हुए जेयंग अजीब सा मुंह बनाता है। तभी सैटर्न कह रहा होता है, वैसे तुमने बहुत ही ज्यादा माइंड किया है ना, और इतने से मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बैरनों के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा मटेरियल है। ये सुनते हुए जेयंग कहता है, क्या सच में मैं हर दिन इतने सारे ओर्स का माइन करने और उन्हें बेचने की सोच रहा हूँ, और मैं माइनर्स के साथ बहुत सारे पॉइंट पा सकता हूँ, क्योंकि ये रिपीटेबल क्विस्ट है। तो मैं अगर रिपीटेबल क्विस्ट को पूरा कर लूंगा तो बताओ क्या होगा। ये सुनते हुए सैटर्न कहता है, मुझे नहीं पता, तुम बार बार मुझसे क्यों पूछते हो, लेकिन बताओ क्या होगा। तो जेयंग कहता है, इससे बैरोनिस में इंटरेस्ट जागेगा, है ना। फिर हमें कुछ समय बाद बैरोनी के मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिखेल के सामने बहुत सारे लेटर्स होते हैं, जहाँ पे काफी सारी शिकायतें आती है, जो कि देखते हुए मिखेल काफी ज्यादा परेशान होती है। वो कह रही होती है, सर्स आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स आगे आने वाली है। तो उसकी बात सुनते हुए वो सीनियर कह रहा होता है, ये साफ है, इसकी वजह यहाँ पे आने वाले एडवेंचर्स लोगों का अचानक आना और ब्लैक स्मिथ बनना है। तो वहाँ पे दूसरा बंदा कह रहा होता है, मैं भी उनसे सहमत हूँ, वो एडवेंचर सिर्फ एक न्यूबी ब्लैक स्मिथ है, वो जो भी चीजें बनाते हैं वो सब लो लेवल के ही होते हैं, और ऑफ कोर्स उनका ये एम एटिसेंस या फिर मास्टर बनना है, लेकिन उस लेवल तक पहुँचने के लिए उन्हें बहुत सारे आयरन ओर्स की जरूरत होगी, और इतने सारे आयरन ओर्स कहाँ से आएंगे। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्लैक स्मिथ के नंबर्स बनने के साथ साथ जो माइनर्स है उनकी संख्या घटती जा रही है, क्योंकि सारे के सारे एडवेंचरर्स ये करना नहीं चाहते हैं। तो मैकेल कह रही होती है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये एडवेंचरर्स है, क्या उन्हें माइन का काम सौंपना ये इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है, ऐसा करना इम्पॉसिबल है। ये सुनते हुए मिखेल और भी ज्यादा परेशान होती है और कहती है, लानत है, आखिर वो एडवेंचरर्स वो अचानक क्यों अपीयर हो रहे हैं, क्या इससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है, बैरोनिस बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जो कि सुनते हुए वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हम विलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पे आयरन ओर्स की ढेर लगी हुई होती है, और ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं, ये आयरन ओर्स ये काफी अच्छी क्वालिटी की है, आखिर इतने सारे आयरन ओर्स कहाँ से आए। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, प्लीज ये जल्दी से हमें दे दो, मैं सारा का सारा पैसा दे दूंगा। तो और एक बंदा कहता है, रुको रुको रुको, यहाँ पे सिर्फ आयरन ओर्स नहीं है बल्कि सिल्वर और गोल्ड ओर्स भी है। तभी वहाँ पे बैरोनेस मिखेल आती है, जो कि ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है। दूसरी तरफ हम जेयंग को देखते हैं, जो कि आराम से एक जगह बैठा हुआ होता है और पैसे गिन रहा होता है। वो उसे देखते हुए क्या रहा होता है, 3 दिनों तक माइन किए गए ओर्कों को बेच के मुझे जो पैसे मिले हैं वो 5 गोल्ड और 12 सिल्वर है, एंड अगर मैं इसे एक्सचेंज करूँ मनी के साथ तो मुझे लगभग 5,12,000 वॉन मिलेंगे। इसी के साथ उसे देखते हुए मनीमन कहता है, अगर मैं इसी तरह काम करता रहा तो मैं करीब 5 मिलियन वॉन कमा सकूंगा, जिससे कि मेरी कैप्सूल की EMI, कमरे का किराया और मेरे ट्यूशन फीस को ध्यान में रखते हुए ये काफी अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये और भी ज्यादा हो सकता है, क्या मुझे सचमुच ऐसा करना चाहिए। हालांकि ऐसा करने के लिए मेरे पास अभी भी कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे तैयार करने की जरूरत है। तभी वहाँ पे मिखेल आते हुए कह रही होती है, क्या तुम वही हो जो इन सारे ओर्स को यहाँ पे लेके आया है। ये सुनते हुए वो काफी हैरान होता है। तभी सिस्टम उसे कहता है कि बैरोस मिखेल उस पर इंटरेस्टेड है और इसी वजह से जेएम को फ्रेंडलीनेस पॉइंट मिलते हैं। ये देखते हुए मनीमन कह रहा होता है, वाह तो ये आ गई। तभी वो कह रही होती है, मैं मिखेल हूँ, इस बैरोनी की बैरोनेस, तो अगर तुम अभी अवेलेबल हो तो क्या तुम मेरे साथ चाय पीना चाहोगे। इसी के साथ वो उसे अपने मेंशन में ले जाती है, जहाँ पे वो उसे चाय देती है और उसे कह रही होती है, इसे ट्राई करो, ये माउंट फियान के हर्ब से बनी हुई चाय है, तुम्हें ये काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो ये सुनते हुए जेएंग उसे पीने लगता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी चाय है। तो मिखेल कह रही होती है, ऑफ कोर्स आखिरकार ये हमारे बैरोनी की स्पेशलिटीज में से एक है। तो तुम बताओ वो सारे के सारे ओर्स जो कि प्लाजा में है, आखिर इन्हें माइन करने में तुम्हें कितना टाइम लगा है। तो ये सुनते हुए वो थोड़ा सा हैरान होता है और उसे कहता है, इसमें लगभग 3 दिन लगे हैं। जो कि सुनते हुए मिखेल गुस्सा होते हुए
कहती है क्या 3 दिन? आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, मुझे पागल मत बनाओ। वैसे क्या दूसरे एडवेंचर्स भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं? ये सुनते हुए वो कह रहा होता नहीं, प्रोबेबली उनके लिए इम्पॉसिबल होगा। तो मिकेल कह रही होती है हाँ मैं जानता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन ठीक है अगर तुम उनमें से बहुत सारे ओर्स को इकट्ठा करते हो तो ये प्रोबेबली कुछ काम के होंगे, मुझे ये पता है, लेकिन उन्हें इकट्ठा करना आसान नहीं है, तो प्लीज क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये कहते हुए उसके सामने हाथ जोड़ती है और उससे कहती है जैसे कि तुम पहले से जानते हो यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवेंचरस की वजह से बैरोनी की इकोनॉमी डगमगाने लगी है। और तभी जेयंग के सामने एक स्पेशल क्वेस्ट अपीयर होती है, बैरोनेस कॉन्सर्न, जहाँ पे बताया जाता है कि बैरोनी में आयरन ओर सप्लाई की प्रॉब्लम है, तो उसे बस माइनर्स के अमाउंट और ओर्स के अमाउंट को बढ़ाना है, जहाँ पे हर दिन कुल 1 लाख ओर्स को माइन किया जाना चाहिए। ये देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है वाह, तो ये फाइनली क्वेस्ट यहाँ पे आ चुका है। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम ये चाहते हो कि मैं एडवेंचरस लोगों को अपने पास लाने में मदद करूं? तो कह रही होती है हाँ बिल्कुल तुमने ठीक कहा। तो जेंग कह रहा होता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। इसी के साथ सिस्टम उससे कह रहा होता है क्या तुम इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहोगे? फिर सीन चेंज होता है, हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो यानी कि जेंग अपने कंप्यूटर में कुछ कर रहा होता है और वो कह रहा होता है बैरोनेस ने जो क्वेस्ट दिया है उसे रियलिस्टिकली रिसॉल्व करना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, और ये आर्केडिया इस तरह का गेम है जहाँ पे सब कुछ रियलिस्टिक है। इसी के साथ यूजर्स को ये करना काफी ज्यादा बोरिंग लगता है, वो सिर्फ कोई ऐसी मामूली लेबर का काम नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है मैं कुछ करने वाला हूँ, मुझे सबसे पहले उनके परसेप्शन को चेंज करना होगा। इसी के साथ वो अपना एक चैनल क्रिएट कर लेता है, जिस चैनल का नाम द डेली लाइफ ऑफ डिस्ट्रॉयर होता है। इसी के साथ अगले दिन हमें सियोल मापो ग्यूसोल जिन मिडिल स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि ह्यूंगताक से कह रहा होता है हे ह्यूंगताक क्या तुम आज आर्केडिया खेलने वाले हो? तो ये सुनते हुए ह्यूंगताक कह रहा होता है मैं अब ये गेम दोबारा नहीं खेलूंगा। जो कि सुनते हुए उसका दोस्त कहता है लेकिन क्यों? तो ह्यूंगताक कह रहा होता है ये गेम काफी ज्यादा अजीब है, जब मैं बिगिनर था तो जैसे मैंने ये गेम खेलना शुरू किया किसी अजीब किलर ने मुझे मार डाला। अगले दिन लॉगिन करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि स्लाइम सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। ये सुनते उसका दोस्त कहते हैं हाँ तब तुम एरेंडल में थे। तो ह्यूंगताक कह रहा होता है और फिर उसके बाद पूरा का पूरा गाँव ही गायब हो गया, और अगर मैं सोचूं कि उस जगह से बाहर निकलने के लिए मैं कितनी बार मरा तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तो उसका दोस्त कहता है सच में तुम बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत थे, लेकिन फिर भी तुम मिखेल बैरोनी तक जाने में कामयाब रहे है ना, और फिर तुम वहाँ पे एक मर्चेंट के रूप में काम करने लगे। तो ह्यूंगताक कहता है हाँ यही तो प्रॉब्लम है, मिखेल बैरोनी में ऐसी बहुत सी नौकरियाँ नहीं है जिन्हें चुना जा सकता है, इसलिए मैं एक मर्चेंट बन गया और अब मेरे पास बहुत सारे अजीब नॉन कॉम्बैट स्किल्स है, यहाँ तक कि मैं इससे हंट भी नहीं कर सकता, मेरा कैरेक्टर बस बर्बाद हो गया है। जो कि सुनते हुए वो दूसरा बंदा मनीमन कहता है सचमुच ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। इसी के साथ वो उसे कह रहा होता है तो तुम बस हंट के अलावा दूसरा फन स्टफ करना चाहते हो है ना, और ये भी एग्जिस्ट करता है, हंट के अलावा तुम कुछ भी कर सकते हो। इसी के साथ वो उसे एक यूट्यूब वीडियो दिखाता है जहाँ पे बताया जाता है कि वो आर्केडिया में भी मनी अर्न कर सकता है, और इसी वीडियो में बताया जाता है हे क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो है ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ माउंट फियाइन के अंदर एक हिस्सा है और आजकल ये लोकेशन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, तो तुम लोगों को ये लोकेशन पता ही होगा है ना। तो आज मैं हर किसी को ये इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आयरन ओर्स को माइन किया जा सकता है। ये सुनते हुए ह्यूंगताक कहता है क्या माइनिंग ओर्स, क्या ये सिर्फ मेनियल लेबर नहीं है, ये तो बहुत ही बकवास काम है। तब इस वीडियो में बताया जाता है तुम सबने क्या सोचा होगा मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, और इसी के साथ वो काफी सारे गोल्ड कॉइन को दिखाता है और कहता है ये वो अर्निंग है जो कि मैंने इस समय कमाया है। और ये देखते हुए ह्यूंगताक काफी ज्यादा हैरान होता है, वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा पैसा है, आखिर उसने ये कैसे किया। तब इस वीडियो में बताया जाता है फर्स्टली शुरुआत में तुम्हारे पास एफ रैंक के माइनिंग स्किल होगी और तुम्हें 1 घंटे में लगभग 20 आयरन ओर्स मिलेंगे, और आयरन ओर्स की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से ये 400 ब्रॉन्ज की होगी। तो ये अभी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है ना, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी रैंक बढ़ानी होगी, और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाएगी, और कभी कभी तुम्हें रेयर ओर्स मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा महंगे होते हैं। और मेरे केस में मैं अभी ए रैंक का हूँ और मुझे डेफिनेटली एक मैजिक क्रिस्टल और एक डायमंड रोज मिलता है। तो इसकी बात सुनते हुए ह्यूंगताक मनीमन कहता है मैजिक क्रिस्टल ये तो पूरी तरीके से अमेजिंग है, ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी ने भी अपने माइनिंग स्किल के रैंक को नहीं बढ़ाया है, इसलिए ये काफी ज्यादा इनएफेक्टिव है। तो अभी उस वीडियो में बताया जाता है खैर मैं अब इस माइनिंग को छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये चीजें काफी ज्यादा बोरिंग होती है ना। खैर आज मैंने जो भी माइन किया था वो सब मैंने बेच दिए। इसी के साथ वो काफी सारे गोल्ड कॉइन को दिखाता है जो कि देखते हुए ह्यूंगताक और भी ज्यादा खुश हो जाता है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो कहता है ये तो अमेजिंग है, मैं भी इसे ट्राई करना चाहता हूँ। और ये जो यूट्यूब वीडियो है ये पूरे के पूरे यूट्यूब में वायरल होने लगती है, और इसी के साथ द डेली लाइफ ऑफ डिस्ट्रॉयर के चैनल पे 150 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं, यानी कि मानो ये चैनल बूस्ट करने लगती है। तो इसलिए मैं भी
कहता हूँ हमारे प्रिंस एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो क्या तुमने कर लिया? तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमें बताया जाता है एक्चुअली वीडियो में दिखाई गई ज्यादातर बातें झूठ है। ऐसी चीजें तभी हो सकती है जब किसी के पास जेएंग जैसा चीट आइटम हो, और इस वीडियो में बड़ी चालाकी से ऐसी बातें छोड़ दी गई है और ऐसे दिखाने के लिए बनाया गया है कि कोई भी इतना ज्यादा पैसा कमा सके। और इसके रिजल्ट के तौर पे इस वीडियो को देखने वाले बहुत से यूजर इसमें इंटरेस्टेड हो गए और इसी वजह से जो आर्केडिया में यूजर्स है वो इन्फ्लुएंस होने लगे। हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं जो कि ब्लैक स्मिथ के दुकान पे होते हैं और इसी के साथ काफी सारे लोग माइनिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। ये देखते उनमें से एक एडवेंचरर कह रहा होता है आखिर अचानक माइनिंग क्यों करने जा रहे हैं और यहाँ पे इतने सारे माइनर्स कहाँ से आ गए हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए मिखेल काफी ज्यादा खुश होती है और वो कह रही होती है ये तो अमेजिंग है, मैं यकीन नहीं कर सकती कि ये एडवेंचर्स जो कि हिलते भी नहीं थे वो भी माइनिंग करने के लिए जा रहे हैं। आखिर तुमने ये कैसे किया? तो ये सुनते हुए जेएंग कहता है मैंने बहुत कुछ नहीं किया, मैंने बस इंसानों की बेसिक डिजायर को जगा दिया। तो वो कह रही होती है क्या बेसिक डिजायर? तो जेएंग कहता है हाँ बिल्कुल, ये बस पैसा है, भले ही ये पैसा ना हो लेकिन अगर लोगों को पैसा मिले तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे और सारा का सारा एडवेंचर सिर्फ पागल है। तो ये सुनते हुए मिखेल कुछ भी नहीं समझती लेकिन वो से कहती है ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आया कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन मैं ये समझ सकती हूँ कि हम ये सब गलत कर रहे थे। तो जेएंग कह रहा होता है तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, तुम्हें दूसरे मेजर भी प्रिपेयर करने चाहिए। तुम्हें सबसे पहले माइनर्स को दी जाने वाली मजदूरी कम करनी होगी और उन्हें इकट्ठा और के एक हिस्से का मालिक होने का अधिकार देना होगा। और अगर तुम ऐसा करते हो तो मौजूदा माइनर्स बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होंगे और वो लोग जो कि सिर्फ आलसी बिहेव करते हैं वे काम करने लगेंगे। ये सुनते हुए मिखेल कहती है ये तो बिल्कुल ठीक है, तुमने काफी अच्छा बताया है। तो उसी तरफ जेएंग मनी मन कह रहा होता है मैंने बस इसे ये समझाया है कि परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज किया जाता है जिसे कहीं भी देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बैरोनेस के पास इकोनॉमी के बारे में सीरियसली जीरो आइडिया है और अब से मुझे बस इसे इफिशिएंसी और मॉडर्न इकोनॉमी की क्रूअल्टी सिखानी होगी। तभी मिखेल से कह रही होती है उस सिचुएशन में हम आयरन ओर की कीमत के बारे में क्या करना चाहिए। जैसे कि तुमने कहा इस पर हमारा कोई भी सैंक्शन नहीं है और इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है जो कि पहले हमने कभी नहीं देखा और मैंने सुना है कि 20 ब्रॉन्ज इजीली पार कर चुका है। जो कि सुनते हुए जेएंग कह रहा होता है प्लीज इसे इग्नोर करो। तो उससे कहती है क्या इग्नोर करूं, लेकिन क्यों? तो जेएंग उससे कह रहा होता है जिन लोगों को इसकी जरूरत होगी वो इसे खरीदेंगे भले कीमत कितनी भी ज्यादा क्यों ना बढ़ जाए। और मौजूदा आयरन ओर की कीमत के बावजूद मास्टर रैंक के ब्लैक स्मिथ की कमाई इस पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। तुम एक्चुअली में ये कह सकते हो कि पिछली कीमत बहुत ही ज्यादा कम थी और इसलिए किसी ने इसकी सप्लाइंग के बारे में नहीं सोचा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसकी शिकायत करेंगे। ये सुनते हुए वो कह रही होती है लेकिन आखिर वो लोग कौन है? तो जेएंग कहता है क्योंकि उन्हें खुद ही माइन करना होगा, क्योंकि जो लोग प्यासे हैं वो खुद ही कुआं खोदेंगे, है ना? ये सुनते हुए वो थोड़ी सी हैरान होती है और कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो बताओ डेक्स, मेरे बैरोनी के फाइनल मिनिस्टर बनने का क्या ख्याल है? अगर तुम मेरे साथ जुड़ते हो तो मैं तुम्हें ये शेयर करूंगी कि तुम जितना चाहोगे मैं उतना तुम्हें पे करूंगी। तो जेएंग कह रहा होता है हाँ ये सच में काफी अच्छा प्रपोजल है, लेकिन अभी भी मैंने अपना एडवेंचर वर्क पूरा नहीं किया। तो मिखेल कहती है हाँ मुझे अभी याद आया, तुम भी तो एक एडवेंचरर हो, इसके लिए मुझे माफ करना। तो उसकी बातें सुनते हुए जेएंग कह रहा होता है ये बिल्कुल ठीक है, इस सिचुएशन के साथ अब बैरोनेस मिखेल के लिए ये फायदेमंद होगा। तभी मिखेल कह रही होती है क्या कुछ ऐसा है जो कि तुम्हें पसंद आएगा और अगर मैं ये मैनेज कर सकूं तो मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी। तो जेएंग मनी मन कह रहा होता है अब मेरे प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। इसी के साथ वो उसे एक मैप देता है जो कि देखते हुए वो कह रही होती है अब ये क्या है? तो जेएंग कहता है ये मेरा बिजनेस प्रपोजल है, मुझे यकीन है कि इसे देखने के बाद तुम जो देखोगे तुम्हें वो पसंद आएगा। इसी के साथ हमें बताया जाता है कोई अपने दम पर कितना कमा सकता है इसकी एक लिमिट है और इस सिचुएशन में इस लिमिट को तोड़ने के लिए किसी को क्या करना चाहिए ये बिल्कुल सिंपल है, बस दूसरे पर रूल करो। इसी के साथ हम वो मैप को देखते हैं जो कि देखते हुए मिखेल काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कह रही होती है अब ये क्या है? तो जेएंग कहता है इंटरेस्टिंग है ना? अगर तुम मुझे 10% प्रॉफिट देते हो तो मैं तुम्हें इस पर बिजनेस की ऑथोरिटी दे दूंगा। फिर हमें बताया जाता है कुछ 1000 साल पहले एंजल्स और डिमोनिक के बीच वॉर, द हॉली डिमोनिक ग्रेट वॉर हुई थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो डीमन और वो एंजल दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो डीमन कह रहा होता है तुम्हारा ये स्पीयर ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये मोनार्च ऑफ केओस डीमन किंग सैटर्न होता है। हाँ ये वही सैटर्न है। वो कह रहा होता है तुम कमीने, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक डिवाइन वेपन यहाँ पे लेके आए हो। तभी वो जो एंजल होती है वो उसे कह रही होती है डीमन किंग सैटर्न, मैं आर्च एंजल माइकल के नाम पर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। इसी के साथ ये द असेंडेंट ऑफ हॉली ग्लोरी आर्च एंजल माइकल होती है। इसी के साथ वो उस पर अटैक कर देती है और तभी हम देखते हैं कि सैटर्न की आंखें खुलती है और वो ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है धिक्कार है,
क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आसपास है? ये कितना ज्यादा डरावना सपना था। मुझे बस ऐसी अननेसेसरी मेमोरीज याद आ गई है। ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जेयंग और सैटर्न आगे बढ़ रहे होते हैं, जो कि देखते हुए वहाँ पे बहुत सारे माइनर्स होते हैं जो कि कह रहे होते हैं क्या कोई मेरे साथ आयरन ओर्स माइन करने के लिए जाएगा। तो उसी तरफ सैटर्न जेयंग से कह रहा होता है, हे मास्टर, आपने अभी भी बैरोनेस को जो बिजनेस प्रपोजल दिया था आखिर उसमें क्या था? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, क्या तुम ये जानने के लिए एक्साइटेड हो? जैसे एक कहावत है, तुम यहाँ पे अपनी इच्छा से एंटर कर सकते हो लेकिन अपनी इच्छा से बाहर नहीं जा सकते। उसकी डरावना चेहरा देखते हुए सैटर्न तक डर जाता है। तभी जेयंग कह रहा होता है, माइन क्या ये करना आसान नहीं है? अगर कोई एक अच्छा माइन चुनता है तो उसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं और एक नॉर्मल यूजर लगभग हर घंटे 10 ओर्स को पा सकेगा। और एक्चुअली वो रेयर ओर्स मुझे कभी कभी ही मिलते थे और वो मुझे इसलिए मिलते थे क्योंकि मेरे पास ये यूनिक आइटम डेन डिस्ट्रॉयर है। तो इसका मतलब यह है कि ये माइनिंग बस ये छोटा मोटा लेबर का काम है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इस माइंस में पैसा कमाने का कोई भी तरीका नहीं है? ऐसा जरूरी नहीं है, इसे करने का एक तरीका है। सुनते हुए सैटर्न हैरान हो जाता है। तभी जेयंग कह रहा होता है, और वो ये है एंट्रेंस टिकट को सेल करना। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं माइन में एंटर करने वाले टिकट को बेचना चाहता हूँ और जिनके पास एंटर करने के लिए पे करने का पैसा नहीं है वो बाद में पे कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि वो बाद में पैसा नहीं देंगे। तो सैटर्न कहता है, तो बताओ आखिर तुम इसे कितने में बेचना चाहते हो? ये सुनते हुए जेयंग कहता है, ये अच्छी बात है, जो कि इस बात की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि लोग बस इससे धोखा खाएंगे। मैं इसे 1 गोल्ड में बेचना चाहता हूँ। तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्या 1 गोल्ड? यहाँ तक कि मुझे भी, जो इसके बारे में नहीं जानता, उससे भी ये बहुत ही ज्यादा महंगा लगता है। इंसान चाहे कितने भी ज्यादा पागल क्यों ना हो, क्या वो सचमुच इतना ज्यादा पे करेंगे? तो वो कह रहा होता है, मेरे जरिए लीक की गई जानकारी की वजह से लोग पागलों की तरह इकट्ठा होने लगे हैं। तो प्रोबेबली वो लोग इसके बारे में बिना सोचे समझे इसे पे कर देंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोग बहुत कुछ कमा सकते हैं और इसके साथ मैं बिना कुछ किए बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तो उसकी बात सुनते हुए वो डीमन किंग सैटर्न मनी मन कहता है, ये आदमी तो मुझसे भी बड़ा डीमन है। क्या दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाने में वो जरा से भी गिल्टी महसूस नहीं करता, या फिर ऐसा लगता है कि ये उनकी गलती है जिन्होंने धोखा खाया है? इसी के साथ वो उसे कहता है, मास्टर तुम तो सचमुच अमेजिंग हो, तुम जरूर मेरे मास्टर के लिए परफेक्ट हो और इसमें कोई भी शक नहीं है। तभी जेयंग कहता है, टैन आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तो टैन कह रहा होता है, मास्टर यहाँ पे एक प्लेस है और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ जाना चाहोगे। मैं गारंटी देता हूँ अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ वो उसे एक अजीब सी जगह में लेके आता है, जो कि देखते हुए जेयंग कहता है, आखिर ये कौन सी जगह है? तो सैटर्न कह रहा होता है, हाँ कुछ दिनों तक पागलों की खोज करने के बाद आखिरकार मुझे ये जगह मिल गया। मैं इस बात को लेके अनश्योर था कि सबसे पहले मुझे ये जगह फेमिलियर क्यों लगी और मुझे इस जगह में आने के बाद याद आया कि ये जगह माइन के नाम से जानी जाती है और मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ। तो जेयंग कहता है, क्या तुम यहाँ पे पहले भी आ चुके हो? तो वो उससे कह रहा होता है, मैंने इसे फाइनली फाउंड कर लिया है, वो बेकार से चिकन के पंखों वाला एंजल, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? ये सुनते हुए जेयंग मनी मन कहता है, ऐसा लगता है कि ये जगह काफी समय से खाली पड़ी है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी जंग नहीं लगा है। क्या इस पर कोई स्पेशल मैजिक कास्ट किया गया है? तभी सैटर्न कह रहा होता है, जल्दी से इसे ओपन करो मास्टर, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तो वो कह रहा होता है, क्या मैं इसे ओपन करूँ? इसी के साथ उसे ओपन करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सिस्टम उसे कह रहा होता है, इस दरवाजे पर एक पावरफुल सील लगाई गई है और इस वजह से तुम उस तक पहुँच नहीं पाओगे। तुम इस सील को डिस्पेल करने की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते तो इसीलिए तुम इसे हटा नहीं सकते हो। इसी के साथ उसे ये भी बताया जाता है, अगर तुम माइनर के भीतर छिपी हुई इस जगह की सिचुएशन के बारे में बैरोनेस को रिपोर्ट करते हो तो तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। इसी के साथ उसे एक स्किल लाइक एग्जीक्यूशन मिलती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, ये तो ओपन ही हो रहा है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक पावरफुल सील है। तभी वो सैटर्न चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ऑफ कोर्स ये एक सील है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ क्योंकि मैं इसे खोल नहीं सकता। तुम बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। तो ये सुनते हुए जेयंग कहता है कि क्या इससे तुम्हारा क्या मतलब है, और मेरे पास सील हटाने का कोई भी स्किल नहीं है, आखिर मैं इसे कैसे खोलूं? इसी के साथ ये डोर बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल लगती है और अगर मैं इसे ना खोल सकूं तो ये यूजलेस होगा। जो कि सुनते हुए सैटर्न कह रहा होता है, क्या तुम सचमुच अपनी पावर के बारे में नहीं जानते? आखिर ऐसी पावर इस इंसान को किसने दी? अगर ये कोई बहुत ही छोटा सा भूत होता तो मैं कम से कम इसे मार मार के शांत करा देता और ऑर्डर दे सकता था, फिर चाहे मैं जो चाहता मैं वो करता। लेकिन अब ये क्या बकवास है? तो उसकी बात सुनते हुए जेयंग मनी मन कह रहा होता है, क्या वो मेरे सामने ये सब कह रहा है कि वो मुझे ऑर्डर देना चाहता है? तभी सैटर्न उससे कहता है, मास्टर मेरे साथ ईमानदार रहो और बताओ कि तुम्हारे पास जो पावर मौजूद है तुम उसके बारे में कितना जानते हो? तो ये सुनते हुए जेयंग कह रहा होता है, क्या तुम उस पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हो? तो वो कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, तुम इसे जो भी कहते हो, ये पावर जो कि तुम्हारे पास है वो प्रोवाइडेंस रेंज के बाहर है। इसमें दुनिया में बैलेंस बनाए रखने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है उसकी पावर है। इसमें एक पावर जो कि सभी नेचर या फिर मैन मेड चीजों को कंट्रोल कर सकता है, वो पावर जो कि क्रिएटर के पावर के सबसे करीब है। तुम शायद समझते हो कि तुम इसके साथ किस तरह की चीजें
चीजें कर सकते हो, है ना। उसकी बात सुनते हुए जेंग कहते कि क्या, मुझे सच में नहीं पता। जो कि सुनते हुए सैटर्न काफी ज्यादा गुस्सा होता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या, ये क्या बकवास है, इससे तुम कुछ भी जो चाहे वो कर सकते हो, क्या तुम्हें समझ में आया। और फिर हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेंग उसे कह रहा होता है अच्छा तो इसलिए ये प्लॉसिबिलिटी पावर जो मेरे पास है क्या ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो वो कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, ये आमतौर पर लॉन्ग टाइम पीरियड में नेचुरल थोड़ा थोड़ा करके जमा होता है, लेकिन फिर भी इसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होती है। और हाँ मुझे नहीं पता कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, लेकिन तुम्हारे पास एबनॉर्मली एक बड़ी मात्रा में ये पॉसिबिलिटी जमा हो गई है और तुम्हारे साथ मेरे सौदे से जो मुझे पॉसिबिलिटीज रिसीव हुई उसे एक्यूमुलेट करने के लिए लगभग 500 इयर्स लगेंगे। जो कि सुनते हुए जेंग मनीवन कहता है अच्छा तो यही वजह है कि टैन इतनी बुरी तरह पॉसिबिलिटीज को चाहता है। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है अच्छा तो ऐसा है, मैं अभी इसे समझ गया हूँ। तो तुम क्या कह रहे थे, मैं ये दरवाजा खोल पाऊंगा है ना, तो चलो कोशिश करके देखते हैं। इसी के साथ वो उस दरवाजे को देखता और कहता है लेकिन टैंग जब मैं इसे छूता हूँ तो ये बताता है कि इसके ऊपर एक सील या फिर कुछ ऐसा ही चीज है, आखिर मैं इसका क्या करूँ। तो वो सैटर्न कह रहा होता है सील या फिर जो कुछ भी कहो, बस ये जरूरी है कि उन चिकन पंखों वाले एंजल को इस पर रखा जाए। तो उसकी बातें सुनते हुए जेंग मनीवन कहता है तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी सैटर्न कह रहा होता है मामला चाहे जो भी हो ये दूसरे के लिए मायने रख सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए ये कोई मायने नहीं रखता। तुम्हें अभी तक पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जितनी पॉसिबिलिटीज है उसे देखते हुए इस तरह के मैजिक सील तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम इसे जब चाहे तब तोड़ सकते हो, लेकिन तुम अभी तक ऐसा नहीं सोचते हो। तुम्हें बस इसे करने की इच्छा चाहिए, तो इसे दोबारा खोलने का ट्राई करो इसे खोलने की इच्छा के साथ। तो ये सुनते हुए जेंग आगे बढ़ता है और उसे टच करता है। तब इसके सामने एक फॉर्मेशन ओपन होती है जहाँ पे से बताया जाता है कि डोर की सील प्लेयर पर रिएक्शन कर रही है। इसी के साथ तुम सारे के सारे रिक्वायरमेंट को इग्नोर करके पॉसिबिलिटीज को कंज्यूम करके इस सील को डिस्पेल कर सकते हो। तो क्या तुम इसे डिस्पेल करना चाहते हो, और इसके लिए 15,000 पॉसिबिलिटी लगेगी। जो कि देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है 15,000 ये एक यूनिक आइटम से दुगने अमाउंट का है। हालांकि अगर मैं इसका यूज इस दरवाजे को खोलने के लिए नहीं करूंगा तो मैं इसका यूज कहाँ पे करूंगा। और इसी के साथ वो उसे ओपन करता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसने अननोन हेवनली अल्टर को डिस्कवर किया है। तभी वो सैटर्न कह रहा होता है ये जगह वही चिकन पंखों वाले एंजल्स का डैन है, द हाई हेवेंस स्टेयरवे। इसी के साथ हम उनके सामने देखते हैं जहाँ पे एक ताबूत रखा हुआ होता है और हमें बताया जाता है हॉली डिमोनिक ग्रेट वॉर, एक भयंकर और क्रूरल वॉर जहाँ पे मॉन्स्टर यानी कि डीमन और एंजल के बीच एक फाइट हुई थी जिसमें काफी सारे लोगों की जान गई और ये कॉन्टिनेंट मौत के रंग में रंग गया। ये इतना ज्यादा बुरा था कि अगर ये वर्ल्ड ट्री के सेल्वेशन के लिए नहीं होता तो वीक मिडिल रियल्म कभी भी बच नहीं पाता। और उस वॉर खत्म होने के 1000 साल बाद कई लोग अभी भी उस हॉली डिमोनिक वॉर से अभी भी डरे हुए हैं। वो लोग ये प्रेयर करते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वार्निंग छोड़ गए, एक ट्रेवलर की मेमोरीज। और तभी अचानक जेंग के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है जहाँ पे एक वार्निंग दी जाती है और बताया जाता है कि माउंट फियान के हाई स्टेयर ऑफ हेवन में यूजर ने घुसपैठ की है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें आर्केडिया मैनेजमेंट का टीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है और उन्हें बताया जाता है कि एक मिस्टिकल रैंक क्विस्ट अचानक अपीयर हुई है और ऐसे 693 रिलेटेड केसेस आए हैं। और ये सब देखते हुए मैनेजर कांग ताए उन सभी लोगों से कह रहा होता है अब हम इमरजेंसी मीटिंग करेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम लोग काफी ज्यादा थके हुए हो और हार्ड टाइम से गुजर रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी समझ की उम्मीद है क्योंकि ये एक जरूरी मामला है। जो कि सुनते हुए बाकी सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं अब फिर क्या है, मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं आखिरकार घर जा सकूंगा और नहा सकूंगा। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है बैगनर्स विलेज की इंसिडेंट को अभी कुछ दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अब ये और एक इंसिडेंट, आखिर ये सब क्या है, मुझे घर जाना है। तभी मैनेजर ताहुन कह रहा होता है जैसे कि तुम्हें दी गई इन्फॉर्मेशन से पहले से ही तुम जानते हो ठीक 32 मिनट पहले एक मिस्टिकल रैंक क्विस्ट करप्शन हुआ है और इससे रिलेटेड मामलों की जांच करने के बाद हमने ये कंफर्म किया है कि ये उस कंटेंट के कारण था जो कि माउंट फियान के पीछे छुपा था, जो कि तुम सभी के फोन में भेज दिया गया है, तो जरूर एक बार देखो। तो ये देखते हुए ह्यूंग हान काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कह रहा होता है रुको, माउंट फियान एंजल की टेरिटरी, मैंने इसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना। तो ताहुन कह रहा होता है इस घटना के कारण हमें इसके बारे में पहली बार पता चला है और मैं सबसे पहले तुमको उस कहानी के बारे में बताऊंगा जो कि हमें पता चली है। पास्ट में माउंट फियान को एंट्रेंस ऑफ द हाई हेवंस कहा जाता था और ऐसा कहा जाता था कि आर्केडिया कॉन्टिनेंट में ये पहला प्लेस है जहाँ एंजल डिसेंडेड हुए हैं और माना जाता है कि माउंट की चारों ओर के ओर द एंट्रेंस ऑफ द हाई हेवंस को छिपाने के लिए एक बैरियर है। सीधे शब्दों में कहो तो ये एक हिडन हॉली लैंड है। तभी ह्यूंग हान कह रहा होता है ये गेम सचमुच बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, क्या ऐसी बहुत सी अननोन कहानियां नहीं है जिन्हें हमने कभी भी नहीं बनाया है, और फिर ये करप्टेड मिस्टिकल रैंक क्विस्ट का नेम क्या है। तो ताहुन कह रहा होता है उसके बारे में हमें इस पर
और भी ज्यादा गौर करने की जरूरत है। लेकिन करप्टेड क्विस्ट और सभी रिलेटेड क्विस्ट को देखने के बाद हम जिस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं वो सर्टेन नहीं है। लेकिन तो ह्यूंगन कह रहा होता है, अरे बातें घुमाना बंद करो और सीधे सीधे बताओ। तायुन कहता है, इसका मतलब द सेकंड होली डिमोनिक ग्रेट वॉर है। जो कि सुनते हुए ह्यूंगन काफी ज्यादा हैरान होता है। सीन चेंज होता है, हम जेयंग को देखते हैं जो कि उसी ताबूत के सामने होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है, अब ये चीज क्या है, क्या ये वही स्टारवेज ऑफ द हेवंस है। सुनते हुए सैटर्न हंस रहा होता है और कहता है, आखिर वो कैसा है, मुर्गी के पंखों वाला एंजल, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना मैं आखिर यहाँ पे आऊंगा और तुम लोगों से मिलूंगा। इसी के साथ वो जेयंग से कहता है, तो ठीक है चलो मास्टर, चलो उनकी गंदगी का हर एक टुकड़ा लूट लेते हैं, हम उनके सारे के सारे प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये कहते वो जोरों से हंस रहा होता है। तो जेयंग कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो तुम कह रहे हो कि ये ट्रीजर है ना? तो सैटर्न कहता है, हाँ बिल्कुल, जल्दी से इसे ओपन करो। इसी के साथ जेयंग आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि उस ताबूत में अजीब से लैंग्वेज राइटिंग में कुछ लिखा हुआ होता है। तभी सिस्टम उससे कह रहा होता है कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे तुम समझ नहीं सकते, सिर्फ वही जो कि एंशिएंट लैंग्वेज की पढ़ाई की है वही इस लैंग्वेज को पढ़ सकता है। इसी के साथ एक हॉली एनर्जी तुम्हारी बॉडी को आसपास से चारों ओर घेर रखा है, जिससे कि तुम्हारी एचपी और एमपी रिकवरी रेट बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ये देखते हुए वो मन कह रहा होता है, ये जरूर बहुत ही ज्यादा अच्छा आइटम लग रहा है, तो चलो इसे ओपन करते हैं। पिछले क्वेश्चन में कहा गया था कि बैरोनेस को इसके बारे में रिपोर्ट करके मुझे एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। तब सैटर्न चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे मास्टर, आखिर तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से इसे खोलो। ये सुनते हुए वो कहता है, रुको रुको एक मिनट। इसी के साथ वो मन ही मन कहता है, ठीक, अगर मैं दूसरे तरीके से सोचूं मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मुझे नहीं पता होता कि ये जगह क्या है तो मैं पिछली क्विज को पूरा करता और मुझे स्पेशल रिवॉर्ड मिलता। लेकिन अब जब मैंने टेंस इसके बारे में सुना तो मैं अब और ऐसा नहीं कर सकता। बैरोनेस मिखाइल की तरह एकमात्र सिटी का लॉर्ड, आखिरकार वो मुझे क्या ही दे सकता है। स्टेयर्स वे ऑफ हाई हेवंस, इस तरह का ट्रेजर मुझे कभी नहीं मिलेगा। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब जब मैंने अपनी पॉसिबिलिटीज का यूज कर लिया है और इस दरवाजे को खोल लिया है तो अब मैं एक अच्छा रॉबर की तरह एक्ट करूंगा और इस प्लेस के एग्जिस्टेंस को बाहर निकालने के बजाय इसे पूरी तरीके से छिपा कर रखना ही काफी ज्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ वो सैटर्न से कह रहा होता है, तो ठीक है सैटर्न, चलो इसे ओपन करते हैं। और इसका ये एटीट्यूड देखते हुए सैटर्न कहता है, हाँ यही एटीट्यूड, यही तो मुझे चाहिए था, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ हम 10 मिनट बाद देखते हैं जहाँ पे वो दोनों काफी ज्यादा जोर लगा रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों उस ताबूत को खोल नहीं पाते। जहाँ पे सैटर्न कह रहा होता है, मास्टर आपकी पीठ इस पे लगाओ। तो जेन कहते हैं, हाँ मैंने पहले से अपना सब कुछ दे दिया है, लेकिन ये खुल ही नहीं रहा। और इसी के साथ वो दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं। जहाँ पे जेंग हाफते हुए कह रहा होता है, लानत है, ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी ताकत बहुत ही ज्यादा कम है? तो सैटर्न कह रहा होता, लानत है, काश मेरी असली पावर मेरे बॉडी में होती तो ये तो मेरे सामने केक का टुकड़ा होता। ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा। मुझे लगता है कि मैं एक बहुत भारी चट्टान की वजह से इसी तरह जमीन पर पड़ा रहूंगा। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? तो ये सुनते हुए जेंग मन ही मन कहता है, रुको, एक भारी पत्थर। इसी के साथ वो सैटर्न से कह रहा होता है, टैन, क्या तुम्हें यकीन है कि अंदर ट्वीजर ही है? तो वो कह रहा होता है, मैंने पहले ही कहा मुझे यकीन है, अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो क्या मैं इतनी मेहनत करता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कि सुनते हुए वो कह रहा होता है, तो ठीक है, मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है। और इसी के साथ वो डेन डिस्ट्रॉयर को बाहर निकालता है। ये देखते हुए सैटर्न कहता है, रुको मास्टर, मुझे मत बताओ कि आप इसको तोड़ने वाले हो। तो जेंग कह रहा होता है, टैन, एक दरवाजा जिसे खोला नहीं जा सकता, चाहे तुम चारों तरफ से कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, ये नहीं खुलेगा। तो अगर ऐसा ही है तो इसलिए मुझे इसे तबाह करना होगा। मेरे पास इसे डिस्ट्रॉय करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और इसी के साथ वो उसे तोड़ने लगता है। जो कि देखते हुए सैटर्न कहता है, ये इंसान तो डीमन से भी बदतर है। तभी जेंग को एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसने एक एंशिएंट रिलाइक को तोड़ दिया है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, और तुमने जो किया है उसकी वजह से हेवंस काफी ज्यादा शौक है। तभी जेंग कह रहा होता है, आखिरकार डेन डिस्ट्रॉयर का यूज करने के बाद ये टूट गया है और मुझे काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये ट्रेजर है? और वो देखता है कि उसके अंदर एक स्केलेटन होता है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, टैन, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था कि ये खजाना है। तुमने किसी और का ताबूत क्यों बनाया और मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया? मैं कितना ज्यादा बेशर्म हूँ। तो सैटर्न कह रहा होता है, अगर तुम जानते कि ये एक ताबूत है तो क्या तुम इसे डिस्ट्रॉय करते? मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान होंगे जो कि इस तरह के फैक्ट के साथ परेशान होगा, तो ऐसे मुझे माफ कर देना। तो जियांग कह रहा होता है, ठीक है, इस ताबूत में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है? चलो उन चीजों को देखते हैं। यहाँ तक कि मैं वो सब कुछ लेना चाहूंगा जो कि इस स्केलेटन ने पहले पहना हो। वो सैटर्न कहता है, क्या सच में? तो इसका आंसर मेरे पास पहले से ही है। चलो उस नेकलेस को चुरा लो जो कि उसने पहना है। और इसी के साथ वो उसे देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, वाह, वो नेकलेस एक हॉली ऑब्जेक्ट है। ये कुछ ऐसा है जिसे एंजल्स ने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया था। मुझे यकीन है कि अगर मास्टर
जैसे विलन का हाथ इस पर पड़ गया तो उन एंजल्स के प्लान बर्बाद हो जाएंगे। तो बताओ ये कैसा है, इस तरह से मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। इसी के साथ जेयुंग उस हॉली ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन कर लेता है, जिससे कि वो जो हॉली एनर्जी होती है वो रिएक्ट करने लगती है और उससे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जो कि देखते हुए सैटर्न कहता है अब ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जेयुंग मनीवन कहता है मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, ऐसा लग रहा है कि मुझ में कुछ बह रहा है। इसके साथ उसे बताया जाता है ग्लोरियस हेवन की मेडिटेशन स्पेशल एबिलिटी को यूज किया गया है, हिडन क्लास हॉली प्रॉफिट तुम्हें दिया गया है। तभी उसे वार्निंग भी दी जाती है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसकी जॉब हॉली कैटेगरी के अंदर नहीं आती है, जिससे कि आइटम टेम्पररी के लिए डिसेबल कर दिया गया है। ये देखते हुए जेयंग काफी ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ सैटर्न कहता है सचमुच मैं यहाँ मर ही गया था, मैं सचमुच हॉली एनर्जी के इतने बड़े लहर को एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसके साथ वो उससे कह रहा होता है हे मास्टर आखिर अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ। तो वो कह रहा होता है मुझे भी ठीक से नहीं पता, मुझे इसे चेक करना होगा। इसी के साथ वो उसी ग्लोरियस हेवन मेडिटेशन को चेक करता है, जिसकी रैंक अननोन होती है और ये फेटल एरर की वजह से डीएक्टिवेट हो चुकी है। ये देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है ये ऐसा लगता है कि जैसे ये चीज और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्या ये मेरी जॉब की वजह से हुआ है। वेल मुझे यकीन है कि वो इसके बारे में कुछ करेंगे। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें मिखाइल बैरोनी फियन माउंटेन माइनिंग साइट 2 के आसपास की जगह दिखाई जाती है, जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बच्चे से कह रहा होता है रुक जाओ। वो बच्चा कहता है अब क्या गलत है। इसी के साथ वो मनीवन कहता है ये अजीब आदमी आखिर मेरी एंट्रेंस को क्यों ब्लॉक कर रहा है। तभी वो आदमी उससे कह रहा होता है मैंने पहले तुम्हें कभी भी यहाँ पे माइन करते हुए नहीं देखा, आखिर तुम अचानक आज यहाँ पे कैसे आ गए। तो ये सुनते हुए वो बंदा कह रहा होता है आखिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तभी वो बंदा कह रहा होता है तुम्हें माइन करने के लिए यहाँ पे करना होगा, क्या तुम्हारे पास कोई पास है। ये सुनते हुए वो बंदा घबरा जाता है और कहता है क्या पास, मैंने इसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना। इसी के साथ वो मनीवन कहता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहली बार है जब मैं इसके बारे में सुन रहा हूँ। हालांकि मैंने स्कूल में यूट्यूब पर जो वीडियो देखा उसमें इसका जिक्र नहीं किया गया था, क्या सिचुएशन चेंज हो चुकी है। तभी वो आदमी से कह रहा होता है जो काम यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं उन्हें खाना नहीं मिलेगा, और तुम जैसे एडवेंचरर्स जो कि यहाँ पे माइन कंट्रीब्यूट के लिए आए हैं आखिर वो मुझे क्या पे करेंगे। इसी के साथ ये माइन एरिया बैरोनेस मिखाइल ओन करती है, तो इसलिए तुम्हें नेचुरली इसे पे करना होगा। तो वो बंदा कह रहा होता है तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इसकी कीमत क्या है। ये सुनते हुए वो बंदा कहता है अच्छा तो क्या तुम इसे खरीदने की सोच रहे हो, ये पास बस 1 महीने तक चलेगा और इसकी कॉस्ट बस 30 गोल्ड है। तो बताओ ये कैसा है, सस्ता है ना। जो कि सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और मनीवन कहता है क्या 30 गोल्ड, इसका मतलब मुझे हर रोज 1 गोल्ड देना होगा। इसी के साथ 1 गोल्ड का कीमत 1 लाख वॉन होता है। अगर हर रोज मैं इसमें 1 लाख वॉन खर्च करता हूँ तो इसका मतलब हर महीने इसमें 3 मिलियन वॉन लगेगा। आखिर एक मिडिल स्कूलर ऐसा कैसे कर सकता है। इसी के साथ वो रोने लगता है और कहता है धत्तेरी की क्या मुझे माइनर बनकर रिच बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। तभी वो आदमी कह रहा होता है आखिर क्या गलत है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास इतना मनी नहीं है। तो वो कह रहा होता है हाँ मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मैं पैसे कमाना चाहता था और इसलिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो वो आदमी मुस्कुराते हुए कह रहा होता है ये तो अच्छा है, तुम्हारे कपड़ों को देख के बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन ऐसी भी एक सिस्टम है जिसे बैरोनेस ने तुम जैसे लोगों के लिए तैयार किया है। ये सुनते हुए वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या मेरे जैसे लोगों के लिए एक सिस्टम, आखिर वो चीज क्या है। तो वो आदमी कह रहा होता है खैर मुझे लगता है कि तुम इसे अभी खरीद सकते हो और बाद में पे कर देना। अगर तुम ज्यादा डिटेल चाहते हो तो प्लीज वहाँ पे आगे जाके कॉन्सुलेशन ऑफिस में जाके पूछताछ कर सकते हो। और वहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़की बैठी हुई होती है, जो कि देखते हुए वो जो लड़का होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ वो आदमी मनीवन कहता है और इस लड़के के साथ हमने एक और जोड़ा, ये एक माइनिंग स्लेव है। इसी के साथ में बताया जाता है मिखाइल बैरोनी फियन माउंटेन माइनिंग साइट। बहुत समय पहले इस जगह पर माइनिंग में मैन पावर की कमी थी, लेकिन अभी यहाँ पे काफी सारे लोग हैं और वो लोग काफी तेजी से काम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि मनीवन कह रही होती है, ऐसा लगता है कि जैसे ये सभी बहुत ही ज्यादा पैशनेट है। इसी के साथ इस स्ट्रेटेजी को इस रूप में भी माना जाता है कि तुम्हें अंदर आने वाले चॉइस को चुनना होगा, लेकिन तुम अपनी इच्छा से बाहर नहीं निकल पाओगे। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को फंसाया है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि उन्हें एहसास भी नहीं हुआ है कि वो पहले ही गुलाम बन चुके हैं और झूठे उम्मीदों की वजह से वो अपना पुअर जजमेंट ले रहे हैं और इसके पीछे जो भी है वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। सचमुच इसके पीछे जो भी होगा वो बहुत ही चालाक होगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम जेएम को देखते हैं जिसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसने आज 1 लाख ओर्स को माइनिंग कर लिया है, जिससे कि बैरोनेस की सारी चिंताएं गायब हो चुकी है। जो कि देखते वो काफी हैरान होता और कहता है क्या मैंने इस क्वेस्ट को क्लियर कर दिया, तो फिर ठीक है क्या मैं यहाँ पर ही इसे खत्म कर दूं। तो उसे इस तरह फेस बनाते हुए देख सैटर्न कह रहा होता है मास्टर आप क्या करने वाले हैं। तो जेएम कह रहा होता है और क्या ऑफ कोर्स मैं वही करने जा रहा हूँ जिसकी मुझे
मुझे जरूरत है। क्या तुम नहीं जानते कि हम क्या करने वाले हैं? सैटर्न काफी ज्यादा हैरान होता और कहते हैं, क्या आपका मतलब क्या है? इसी के साथ वो मनीवन कहता है, लगता है बहुत ही बुरा होने वाला है। तभी जियंग कह रहा होता है, इस रूइन में खुदाई के अलावा मैंने उस जगह को डिस्ट्रॉय किया और एक आइटम को चुराया। इसी के साथ मैंने उस नेकलेस लेने की कोशिश में इस स्केलेटन को भी डैमेज कर दिया। इसी की वजह से मैं एक क्रिमिनल बन गया हूँ, जिसके साथ एक कोड़े की तरह बिहेव किया जाना चाहिए। और अगर लोगों को पता चले कि हमने क्या किया है तो मेरी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि इस जगह का एग्जिस्टेंस एक रहस्य बन जाए और इसीलिए मुझे यहाँ के सबूतों को मिटाना होगा। इसी के साथ वो उसी डैन डिस्ट्रॉयर को बाहर निकलता है, चूँकि देखते हुए सैटर्न काफी ज्यादा घबरा जाता और कहता है, मुझे मत बताओ कि तुम इसे डिस्ट्रॉय करने जा रहे हो। तो जियंग कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। इसी के साथ अगला एपिसोड जानने के लिए इंतजार करिए, वो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि आपको सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि उसमें भी वीडियो आती रहती है। इसी के साथ वो हमारा बैकअप चैनल है, तो जाओ उसे भी सब्सक्राइब कर लो। और जिसने वीडियो को पूरा देखा उन सभी के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।